आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। इस टॉपिक में हम इस कंसेप्ट को, इसकी डेरिवेशन को और उससे रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों की एप्लीकेशन के हवाले से इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन में क्योंकि हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं और एटम्स और सम टाइम हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो अगर आप इनकी फर्दर डिटेल देखें तो हम ये कहते हैं कि हर एटम के पास, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इनके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। मसलन यहाँ अगर आप नोट करें तो इसका पहला एनर्जी लेवल को यहाँ पे 0 लिखा गया है, जबकि दूसरे को यहाँ पे 1 लिखा गया है। ये बेसिकली अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं तो इनके दरमियान में भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरह के, इतना स्मॉल गैप होता है इनके दरमियान में, इन एनर्जी लेवल्स के। इनको बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इतने, यानी इनका डिस्टेंस ना होने की बिना पर ये आपस में एक तरह से हमें मर्ज हुए हुए लगते हैं। और सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि ये एक ही लेवल है। तो इस बात को अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि मैनी एटम्स आर सिंगल एटम्स एंड सम मॉलिक्यूल्स हैव मोर देन वन ग्राउंड स्टेट। ज्यादातर लेवल केसेस में क्या होता है कि दीज एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वी ट्रीट देम एज वन लेवल बट विद अ हायर वेट डीजेनरेसी। यानी चूंकि इनका एक ही लेवल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, तो इनकी एनर्जी भी सेम होती है। इसलिए हम इनको डीजेनरेसी या डीजेनरेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो हम ये कहते हैं कि इनके साथ साथ इनकी फर्दर एक्साइटेड स्टेट भी होती हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो इनकी ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में हायर होती हैं। और आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और इसी वजह से ज्यादा जो हाई एनर्जी के लेवल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों ने अब टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इनकी इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू दियर टेम्परेचर। अब आगे जो है बच्चों हम इसकी डिटेल में डेरिवेशन करेंगे। जैसा कि अगर आपने जनरल पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला पढ़ा हो तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन में हम इसके साथ जो टर्म है स्मॉल ई, जो कि रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉनिक को, वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ जो स्टैटिस्टिकल वेव फैक्टर है और जो एनर्जी है, इन दोनों के साथ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन की टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि जीई जो है वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर होता है ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल का, या इसको आप नॉर्मल या एक्साइटेड लेवल का भी नाम देते हैं। और इस केस में यानी हर एक के लिए आप चाहे वो वाइब्रेशन पढ़ें, ट्रांसलेशनल पढ़ें, रोटेशनल पढ़ें, तो हर एक के लिए आपने नोट किया था कि जो स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए, वो जो है उसकी वैल्यूज हर केस में डिफरेंट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के केस में इसकी वैल्यू 2J+1 की होती है और इस वैल्यू को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जे बेसिकली क्या है। जे हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, कि अगर आप जे की बात करें तो जे जो है वो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का नंबर होता है इन दी गिवन स्टेट में। और ये जो है ई जो है वो आपके पास एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में होती है। और एनर्जी absorb करने की वजह से या तो वो लोअर स्टेट में हो सकती है या फिर वो हायर स्टेट में हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे अभी आपने जो कहा कि जो स्टेटिस्टिकल वेट फैक्टर है जो कि जीई है, इसकी वैल्यू 2J+1 होती है। और अगर आप इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज को पुट करें तो ये आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह से हासिल होगा। अब हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि जो हमारे पास जनरल स्टेट है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास ग्राउंड स्टेट में है और उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल जीरो है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉनों की ये एनर्जी, जो एनर्जी के फैक्टर है, ये आपके पास क्या है जी, जीरो है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप इनकी एनर्जी की बात करें और एनर्जी की जो टर्म है अगर वो आपके पास बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आपके पास एनर्जी की टर्म आ रही है ये आपके पास जीरो है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस पूरी एनर्जी की जगह पे क्या आ जाएगा, इस पूरी एनर्जी की जगह पे
आप यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे यानी जीरो। तो जीरो खत्म होने के बाद ये इसकी पावर बन जाएगा। और ये आप जानते हैं जब भी आप किसी की पावर जीरो रखते हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो वन जब आ जाएगी यानी इस पूरे फैक्टर की ई की पावर जीरो की जगह पे यहाँ पे आपके पास वन की टर्म इंट्रोड्यूस होगी। तो वन जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू समेशन ऑफ टू जे प्लस वन की सूरत में हासिल होगी। अब इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की वो एक तरह से टू जे प्लस वन के इक्वल ही बनती है। और जो डीजेनरेसी होती है इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम की वो अब आप डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसकी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़े से कुछ फार्मूलाज यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल में जब आपने टॉपिक स्टडी किए थे तो उस टाइम पे आपने पढ़ा था कि एक हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है। नॉर्मली हम स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते थे, जबकि यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल एस से इसको रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह यहाँ पे एक और क्वांटम नंबर है जिसको आप एल कहते हैं, और एल जो है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो सकता है। ये इनऑर्गेनिक में आपने इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया था और आपने इसकी वैल्यूज पढ़ रखी हैं कि एल जो है वो बेसिकली जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है एंड सो ऑन। तो इसी से रेलिवेंट आपने चार तरह के सबशेल्स पढ़े थे जिसमें एक एस सबशेल था, एक पी था, एक डी था और एक एफ था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर लिखने की रीजन ये है कि आपको पता चले कि अगर कोई आपसे पूछे कि एस की वैल्यू इन केस ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी एल की वैल्यू क्या होगी फॉर एस सब शेल के लिए, तो वो आपके पास सिंपल हो जाएगा कि आपने सिंपल कहना है कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है। इन द सेम वे अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल इन केस ऑफ पी सब शेल, तो पी सब शेल के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू वन, ठीक है। इसी तरह डी के लिए ये वैल्यू होगी टू, और इसी तरह एफ के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। तो ये आप लोगों ने प्रॉपर तैयार करना है। और इससे रेलिवेंट आपने एक चीज और देखनी है कि अगर आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और उनकी स्पिन क्वांटम नंबर को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रिप्रेजेंट करते थे विद रिस्पेक्ट टू देयर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इनका जो सम होगा, ठीक है, कि अगर आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है तो आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को अगर एस वन से इंडिकेट कर रहे हैं तो दूसरे को एस टू से और थर्ड को आप एस थ्री से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इन तीनों को अगर आप सम अप करेंगे तो आप कहेंगे इट विल बी इक्वल टू दियर स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि जो आपके पास ये जो एस है ये आपने अभी क्या पढ़ा कि ये आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि आप इसको सम अप कर रहे हैं, किसको सम अप कर रहे हैं, इसके स्पिन क्वांटम नंबर को आपने सम अप किया। और सम अप करने के बाद ये जो है वो एस आई आई जो है वो आपके पास कोई भी डिजिट हो सकता है, या आपके पास डिफरेंट तरह की बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं जिनको आपने जब सम अप किया तो ये आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर के इक्वल होगा, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज आपने क्या स्टडी की यहाँ पे कि नेक्स्ट टर्म में आप ये स्टडी करते हैं कि जो आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस होके एस के इक्वल आती है, इसी तरह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में भी डिफरेंट एल की वैल्यूज को प्लस करने के बाद ये आंसर आपका एल के इक्वल आ जाता है। तो जैसे ये रिलेशन आपने समेशन ऑफ एस आई की सूरत में इंडिकेट किया, इन द सेम वे आप यहाँ पे क्या लिखेंगी कि समेशन ऑफ एल आई यानी ये आपके पास डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज होंगी, तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर एल विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एल आई के इक्वल होगा। तो ये आपके पास यहाँ से बच्चों एक तरह से ये दो फार्मूलाज निकलते हैं, एक स्पिन क्वांटम नंबर के लिए और एक आपके पास एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो ये दो चीजें आपने देखी और इसके अकॉर्डिंग ये तो आपको मैंने समझाया कि ये आपने इनऑर्गेनिक में पहले पढ़ा हुआ है, तो ये आप इसको यानी इस बात को यहाँ पे ऐसे लिखने के बजाय ये सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए कि आपको भूले नहीं कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट एस पी डी एफ लिखें। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि अगर एस सब शेल होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जैसे अभी आपने यहाँ देखा। इन द सेम वे फॉर पी सब शेल एल की वैल्यू वन एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपका एक फार्मूला आता है जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है जी
कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, तो जे की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास कुलिया या फार्मूला जो होता है, ये इक्वल होता है जे विल बी इक्वल टू एल प्लस एस के। ठीक है, कि ये आपने फार्मूला तैयार करना है कि अगर आपने कभी भी, अभी आपने पीछे पढ़ा कि जे क्या था आपके पास, जे जो है वो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि जो जे है वो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और इसको अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम दो चीजों के सम पे इक्वल होगा, एक स्पिन क्वांटम नंबर और दूसरा क्या है जी आपके पास एंगुल स्पिन क्वांटम नंबर, और दूसरा आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों की वैल्यूज को जब आप सम अप करेंगे तो इसके जरिए आपको जे की वैल्यू जो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपको हासिल हो जाएगी। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नेम है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो आपने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू 1 के, ये इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे आपने नोट करना है कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसकी वैलेंस शेल में। तो इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके इक्वल आती है, इट विल बी इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो आपने ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर वो, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है कि स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास एक के लिए प्लस हाफ के इक्वल होता है, और इसी तरह जो आपके पास दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए वो माइनस हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह की वैल्यूज निकलती हैं कि अगर तो इलेक्ट्रॉन एक ही प्रेजेंट हो तो हम ये कहेंगे कि उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या निकलती है, हाफ निकलती है। तो अगर आपने यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज को पहले स्टेप में फाइंड आउट करना है कि आपने यहाँ से क्या निकाला, क्योंकि आप हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, आपने वैलेंस शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि इसकी वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका आंसर सिंपल जो है वो आपके पास 1 के, सॉरी, हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि इसका आंसर हाफ के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आप अगले स्टेप में नोट करें कि आपने ये पढ़ रखी है ये चीज कि आपने अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा था कि ये इक्वल होता है एल प्लस एस के। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको आप, चलें इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा, अब यहाँ देखें कि हम ये कहते हैं कि अभी आपने पीछे पढ़ा था कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या निकलती है, जीरो, वो हमने यहाँ पर पुट की। इसी तरह यहाँ पे एस सब शेल के लिए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसके लिए एक के लिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, हाफ। इसको जब आप इसमें एड अप करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बच्चों किसकी वैल्यू निकल आई, टोटल एंगुलर मोमेंटम की। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर आपने किसी भी चीज के लिए स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर निकालना हो तो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के लिए, या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है, तो अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है इसको कैलकुलेट करने के लिए ये किसके इक्वल होता है, इट विल बी इक्वल टू 2j+1 के। तो ये आपके पास 2j+1 के इक्वल अगर आपने लाना हो तो आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे ये फार्मूला लिखना है, इसके बजाय यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन लिख लें। और इसके बाद इसको आप इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन लिख लें और आप ये कहेंगे कि ये किसके इक्वल होगा, 2j+1 के इक्वल होगा। अब यहाँ इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज को अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ टू की जगह टू ही आ जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए इस जे की वैल्यू क्या निकली, हाफ, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसको +1 किया
तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो कटने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा, 1 और 1 एक दूसरे में प्लस होंगे। तो इसके लिए टोटल स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। अब आप इस चीज को इसके अकॉर्डिंग नोट करें, तो आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन के लिए जब आप ये वैल्यूज रखते हैं तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाता है, 2 के इक्वल आ जाता है। अब हम बच्चों इसका सेकंड केस जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, और इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे इस बात को बच्चों हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं यहाँ पे, चलें आपको फिर स्क्रीन से ही समझाते हैं। अच्छा, अब हमने बच्चों यही केस अप्लाई करना है फॉर हीलियम के एटम के लिए। अब आप जानते हैं कि हीलियम कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यही सेम सारा क्राइटेरिया जो आपने हाइड्रोजन के लिए किया, जिसमें आपने फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, जे की वैल्यू, जो कि किसके इक्वल होती है, एल प्लस एस के इक्वल थी। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, अब आप किसका निकालने लगे हैं, यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ जे फॉर हीलियम एटम। तो जब आप हीलियम एटम के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि हीलियम के आखिरी शेल में बच्चों टोटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से मूव करेंगे। और हीलियम एटम के लिए बच्चों कुछ इस तरह से होगा। ये एक मिनट, मेरा ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कुछ इशू कर रहा है। लगता है कि ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। चले, इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं कि अगर आपने ये सारी कैलकुलेशन आप इसके अकॉर्डिंग करके देखिएगा, ठीक है। कि अगर आप हीलियम के लिए देख रहे हैं, तो हीलियम के लिए ये वैल्यूज क्या बन रही हैं, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों फॉर हीलियम एटम, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लफ्ज हीलियम लिख देती हूँ, तो आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2, यानी इसके बाकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर अब हाफ नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि आपने भी पढ़ा कि प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये प्लस हाफ माइनस हाफ से कट जाएगा, और इस सूरत में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 0 के ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि फॉर हीलियम एटम के लिए एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू 0। तो इसके बाद आपने ये देखा कि चूंकि ये एटम जो है वो अब आपके पास हाइड्रोजन का नहीं रहा, ठीक है। अब वो किसका है, हीलियम का है। तो हीलियम के आखिरी शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन इसका एस सब शेल में ही लाई कर रहा है अगेन। तो एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू अगेन क्या होगी, 0 ही होगी। तो जब आप एल की वैल्यू को भी 0 पुट करेंगे, इसी तरह एस की वैल्यू को भी आप 0 पुट करेंगे, तो आंसर जे का किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0 के ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म अब आपकी यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब आपने हीलियम एटम के लिए स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर, सॉरी, स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आपने ये नोट किया कि इस पूरे की जगह पे वैल्यू क्या आ रही है, इट विल बी इक्वल टू 0 के इक्वल आ रही है। तो 0 से जब भी कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में आप 1 प्लस करेंगे तो आंसर आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप नोट करें कि ये जो आपके पास टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर आपने इस पूरा फार्मूला अप्लाई किया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये टर्म सिंबल क्या है ये भी मैं आपको अगले पॉइंट में समझाती हूँ, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपने यही सेम चीज सोडियम के लिए भी कैलकुलेट करनी है, यही सेम चीज आपने कैल्शियम के लिए भी कैलकुलेट करनी है। सोडियम के बारे में बच्चों आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसी तरह कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू 20।
ठीक है। तो जब आप सोडियम की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, इट विल गोज टू 3s1। ठीक है। वाइल इन केस ऑफ कैल्शियम, तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसको अगर आप कंप्लीट लिख के देख लें, अगर आपके माइंड में नहीं है तो इसको आप ऐसे लिखते थे कि 1s2 2s2, इसी तरह आप लिखते थे 2p6 3s2 3p6। तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तकरीबन 10 16 18। और इसके बाद आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके आते हैं बच्चों 4s2 में। तो आपसे मैंने अभी कहा कि आपने पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने होते, आपने सिर्फ और सिर्फ इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को स्टडी करना है। तो अब आप ये नोट करें कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन अगेन वैलेंस शेल का जो है वो 3s में आ रहा है। इट मीन अगर एक आएगा तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, हाफ। लेकिन अगर आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इसी तरह हीलियम के भी आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे तो वो जीरो थी। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो इसकी वैल्यू हाफ थी। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद आपने इसी मेथड से सोडियम के लिए और कैल्शियम के लिए जी ई की वैल्यू को आपने बच्चों कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि इसका आंसर यही आएगा। दो की मैंने आपको करके दिखाई है कि आपने फर्स्ट स्टेप में पहले क्या करना है कि आपने ये नोट करना है कि अगर पी होगा तो वहां आप जैसे चले मैं आपको एक सोडियम की करके दिखा देती हूँ, आपने इसके बाद कैल्शियम की खुद ट्राई करनी है। ठीक है। तो सोडियम के लिए आपने अभी क्या पढ़ा कि सोडियम के लिए ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, इट विल बी इक्वल टू, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s1 में आता है। तो अगर आप इसके लिए देखें तो आप ये कहेंगे कि चूंकि इसके आखिरी जो एस है इसके लिए एल की वैल्यू क्या निकलेगी, जीरो निकलेगी। लेकिन इसका जो आप नोट करें कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू जीरो है और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास, इट विल बी इक्वल टू हाफ। ठीक है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था। तो जब आप इसको करेंगे तो इसका आंसर आपके पास अगेन हाफ वैल्यू के इक्वल ही आएगा। तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पुट किया था कि आप इसकी जगह पे यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यूज को रखते हैं तो इसकी वैल्यूज को बच्चों अगर आप रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 2। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करें जी इसको जे की वैल्यू के साथ, और जे की वैल्यू आपके पास क्या निकली, इट विल बी इक्वल टू हाफ। तो हाफ के बाद आपने क्या करना है, +1 इसमें कर देना है। तो ये बच्चों लिखते हुए थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो इसके बाद जब आप इसको बच्चों सॉर्ट आउट करके अपने तौर पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ से जो है वो इस इक्वेशन को लिखा जा सके। तो बच्चों जब आप इसको ट्राई करेंगे लिखने की तो आपने सबसे पहले इधर लिखना है 2, और इसके बाद आपने इधर करना है मल्टीप्लाई, और जे की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या निकली, इट विल बी इक्वल टू हाफ। और इसके साथ आपने क्या करना है, इसमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, 1 को। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो अगेन इसका आंसर बच्चों क्या निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू 2 के इक्वल निकल आएगा। और ये वैल्यू अब किसकी निकली है, जीई की निकली है। तो आप इस टेबल में नोट कर लें कि जीई की वैल्यू फॉर सोडियम के लिए 2 आएगी, और कैल्शियम की भी आप इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपके पास टर्म और सिंबल की बात आती है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने एक टर्म अंडरस्टैंड करनी है बच्चे, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमें ये बताती है कि हाउ मेनी पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशंस आर अवेलेबल फॉर एन एटम और अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मल्टीप्लिसिटी के जरिए आप ये बता सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन कितनी है। ठीक है। और इसको डिटरमिन करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 2s+1 के। हाइड्रोजन के लिए आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने हाइड्रोजन के लिए निकालनी हो तो मल्टीप्लिसिटी को आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि आप देखेंगे सिर्फ आपने इसमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज को पुट करना है। तो चूंकि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है स्पिन क्वांटम नंबर वाइज वो +½ होगी। तो वो +½ जब इससे मल्टीप्लाई होगा
तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पे वन बचेगा, वन और वन आपस में प्लस होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास बच्चों क्या है, ये इसकी टर्म सिंबल है। इस टर्म सिंबल में आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपने स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड, नीचे ये जो लिखी गई है ना, ये इसके लिए इलेक्ट्रॉनों की जो मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू द स्पिन क्वांटम नंबर वो लिखी गई है। और जो इसकी पावर में है, वो पावर के अंदर बच्चों आपने यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी वाला फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि अभी आपने क्या पढ़ा, वो इक्वल होता है दैट इज 2s+1 के। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपने इसकी पावर बना के इस टेबल के अंदर लिख देना है। सेम केस फॉर हीलियम, सेम केस फॉर सोडियम एंड सेम केस फॉर कैल्शियम। तो इस पूरी डिटेल को बच्चों आप लोगों ने फाइंड आउट किया और आपने ये नोट किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जो है, इसके जरिए आप डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं, ये अप्लाई हो सकता है आपका। तो एक तरह से ये इसकी एप्लीकेशन है कि आप डिफरेंट एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी को डिस्कस कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपके पास आगे इसकी फर्दर डिटेल है, वो मैंने आपको सारी ड्रॉ करके बता दी है, जिसमें एक आपको हाइड्रोजन के लिए, एक आपको हीलियम के लिए लिखी गई है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो बच्चों आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।